तो लीजिए एक बार फिर से CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैथ्स के अंदर जो मैं अभी तक टॉपिक लेके चल रहा हूँ उसके अंदर अब मैंने, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी है आपकी, तो इस हिसाब से मैंने क्या है कि एक पूरी अलग अलग टॉपिक के बजाय मैंने मिक्स टॉपिक लेकर के और मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। और इसके अंदर खास तौर से जो शुरुआत के जो सिलेबस के टॉपिक है, जिसमें सरल ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, लाभ हानि प्रतिशतता, बीजी व्यंजक, प्लेन ज्योमेट्री में त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और प्रायिकता, इनसे संबंधित खास तौर से क्वेश्चन जो है मैं वो ले रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने खास तौर से जो मैंने कहा पहले भी, पुराने वाले जो पेपर है उन पेपर्स में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। जैसे आपके सामने एक पेपर है और ये इस पेपर में 90 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब पासे को 2 बार फेंका है और ये कह रहा है कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। तो यहाँ समझने की बात ये है कि पासे को 2 बार फेंका और इसके अंदर जो, जैसे पासा है तो इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से 5 अगर आएगा तो P5 की प्रायिकता जो होगी वो 1/6 हो जाएगी, और P5 नहीं की प्रायिकता हो जाएगी वो 5/6। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि एक डिजिट लिया तो वो 6 में से केवल एक ही आएगा, इसलिए। अब इसके अंदर समझने वाली बात है कि ये कह रहा है कम से कम एक बार 5, यहाँ पासे को 2 बार फेंका है, तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। एक बार भी 5 नहीं आए, ठीक है, एक बार 5 आए और दोनों ही बार 5 आ जाए, तो ये कंडीशन कौन कौन सी होगी। एक बार भी 5 नहीं आए, मतलब पहली बार में भी जी मतलब 5 नहीं आए और दूसरी बार भी 5 नहीं आए। यहाँ पहली बार में 5 आए, दूसरी बार में नहीं आए, लेकिन पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में आए। यहाँ एक के लिए 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है, और यहाँ जो है दोनों कंडीशन में 5 आए। तो यहाँ देखिए इसने कहा कि कम से कम, जो लिखा है ना, कम से कम एक बार, है ना। ये कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, तो हमारे पास में अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, इसलिए 1 2 और 3, ये तीनों कंडीशन बनेगी। मतलब आपके क्या बन जाएगी, P एक तरह से इन तीनों को लिखेंगे राइट क्रॉस प्लस क्रॉस राइट प्लस राइट राइट, ये कंडीशन बनेगी। तो इसके अंदर आपके क्या बनेगा, 5 आए तो 1/6, नहीं आए तो 5/6, फिर यहाँ पर नहीं आए 5/6 और आए तो 1/6, और दोनों बार आए मतलब 1/6 1/6। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 11/36 आ रहा है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्रायिकता का जो टॉपिक अपना है बिल्कुल हमें ध्यान रखना होगा, और हमारा क्वेश्चन सही हो, बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये 84 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर कह रहा है कि यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया जाता है तो त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी आपका जो वृत्त है, ये वृत्त, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज आपके बना रखा है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो है आपको मालूम है कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है सभी, तो ये भी आपके 60 डिग्री हुआ। अब ये इसकी क्या हुई, त्रिज्या, और ये भी इसकी त्रिज्या हुई। तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसको सेंटर में डिवाइड करेगा, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ से आप लंब डालें और मान लो ये x हो और ये x हो, और त्रिज्या दे रखी है आपके 10,
तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरह से ये आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोस थीटा यानी कि 30 बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ये आपके हो जाएगा √3/2 और x बटा 10। तो ये आपके इसमें जो x आ रहा है वो 5√3 आ रहा है। अब ये 5√3 आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको पूरी भुजा पूछी है, तो आपकी भुजा की लंबाई जो है वो 2x² हो जाएगा 10√3। ये आपके इसके अंदर आंसर आएंगे। और ये आपके जो आ रहा है ऑप्शन में दूसरा है 10√3। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके इसके अंदर, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर कह रहा है कि एंगल DCE = 70 डिग्री, DCE 70 डिग्री दे रखा है। और ये कह रहा है कि एंगल BAD आपको फाइंड करना है। तो BAD यहाँ पर आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो है आपके सर्कल, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डायग्राम आप पहले से अच्छी तरह से जानते हो, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसने इसको बाहर निकाल दिया। और ये वाला कह रहा है 70 डिग्री है। ये अगर 70 डिग्री है तो पक्की बात आपके ये क्या बन जाएगा, 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री है तो इसमें जो नियम लगते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये जो है आपको पता है कि आपको किसी भी मतलब वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो उसको अपन कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और ये सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा आपके 110 + 70 बराबर 180। तो ये आपके कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ इसने पूछा क्या है वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर आपका ये 83 है इस पेपर का। इसने पूछा है कि BAD यानी कि ये इस पूछा है इसने BAD ये वाला, तो ये आपके 70 डिग्री आ गया। तो सही आंसर इसके अंदर आ रहा है ये चौथा, 70 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एक बात और पता होगी कि ये ऐसे जब डायग्राम बनते हैं तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। आपको मालूम है कि अगर ये 20 है तो ये 40 होगा, मतलब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 140। और इसीलिए इसने ऑप्शन में 140 भी ठोक रखा, देखो आप, और 110 भी है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा है 82 वाला, और ये त्रिभुज वाला सवाल है। यानी ये कह रहा है कि जो आपका त्रिभुज है इसके अंदर जो भुजाएं हैं उस त्रिभुज की वो 48 और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कपड़े के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीलकर एक छाता बनाया जाता है। यदि एक त्रिभुजाकार टुकड़े की भुजाओं की माप अगर आपके 48 और 12 सेमी है तो छाते में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल कितना है। यानी 8 त्रिभुजाकार है। तो अब यहाँ पर क्या है, आप पहले इसको हीरो सूत्र से आप पहले S निकाल लें। तो ये 48 और 12/2, तो S = इसमें आ रहा है 54 सेमी। अब ये इसके बाद में आपको हीरो सूत्र तो आपको पता ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल S × S - A S - B S - C रूट में। तो ये 54 × S यानी कि 54 - 48, तो ये कितना बचा 6, फिर 48 6 और 54 में से 12 गए तो यहाँ पर बचे हैं 42। ध्यान देने वाली बात है ये 9 × 6 × 6 × 6 × 7। तो ये क्या बन जाएगा आपके 9 का तो हो गया 3, इसका 6, 6 इसका और ये √7। तो कितना आया 6 36 36 108 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है इसमें चौथा ऑप्शन
लेकिन ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं है, अभी थोड़ा काम बाकी है, गलती नहीं हो जाए, क्योंकि ये भी इसने ऑप्शन में दे दिया है। यहाँ कुल 8 त्रिभुजाकार टुकड़े थे, तो आपको इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू 8 करें अगर इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 864 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि छाते में प्रयुक्त कपड़े का पूछा, यानी कि क्योंकि 8 त्रिभुज है तो 8 को सिल के बनाया, इसलिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास कि ये जो फिगर है, इस फिगर में ए बी समांतर है सी डी के, और क्यू पी बी यानी कि ये जो है आपके 145 डिग्री और ये 50 दे रखा है, और ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ये फाइंड करना है। तो आप देखिए कोई विशेष बात नहीं है, आप सीधा सा डायग्राम बना लें। ये बनाया आपके, और यहाँ इसने जो इस तरीके से बता रखा है, ठीक है, और ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये 145 है और ये जो है आपके 50 है। आप एक काम करें, ये इसके पैरेलल है, क्लियर दे रखा है इसने, और ये P और ये इसको Q मान लें, और ये R है। इसको आप अगर आगे बढ़ाते हैं और इसको भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो आपको मालूम है कि ये अगर 50 है, ठीक है, तो ये भी 50 हो गया, और ये अंदर वाला इससे निकालेंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण 50 हो जाएगा। ये 145 है तो ये बन जाएगा आपके 35। अब अगर ध्यान से देखो तो त्रिभुज के 2 अंत कोणों का योग उसके बहिष्कोण के बराबर होता है, तो x बराबर आपके हो जाएगा 50 + 35 यानी कि 70 डिग्री। ये आपका 80 वाला क्वेश्चन है, ये इसके अंदर, और ऑप्शन में आपके आ भी रहा होगा इसके अंदर, सॉरी ये 5 और 3 8 85 है ना, सॉरी, तो ये 85 इसके अंदर आंसर आ रहे हैं। दोनों को जोड़ लोगे तो ये आपके 85 इसके अंदर मिल रहा है। ये आपके समांतर वो कोण रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है जो कि सर्व समीकरणों पर आधारित है खास तौर से। तो ये आप देखिए 73 वाला जो क्वेश्चन है, ये x + y + 5 = 0 और x³ + y³ + 125 = kxy हो तो k का मान क्या होगा। यहाँ आपको k निकालना है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूँ, एक 8वें नंबर की जो सर्व समीकरण है, और वो सर्व समीकरण है आपके x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy - yz - zx। ये एक सर्व समीकरण है 8वें नंबर की, और इस सर्व समीकरण में इसके अंदर अगर x + y + z अगर 0 हो, ये वाला, ठीक है, तो इस केस में आपके ये पद जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। x + y + y³ + z³ बराबर हो जाएगा 3xyz, ठीक है। अब अगर इसको आप इससे कंपेयर करें आप, तो इसके अंदर x + y + z यानी कि यहाँ z = अगर 5 करें आप, तो ये क्या बन जाएगा x³ + y³ + z5 यानी कि 125 बराबर 3xy × 5, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये कंडीशन बनी और ये अपन ने x + y + z 0 किया, मतलब ये हुआ हमारे कि x + y + 5 = 0, और ऐसी कंडीशन में अगर आप इससे कंपेयर करो तो आपका ये kxy, और इससे आप दोनों से कंपेयर करो, ठीक है, तो उसमें आपके ये जो xy से xy कैंसिल और k = कितना आ रहा 15। ये आपके इसके अंदर आंसर है, ये आपके दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा 74 वाला, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 7 और kx + 12y = 13 का कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हमारे सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे इसमें रीड के लिए भी। तो यहाँ देखिए आपके पास में 3 कंडीशन बनती है, और वो 3 कंडीशन क्या बनती है जो आप पहले देख लें।
यहाँ आप देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो आपके लाइन के इक्वेशन है सरल रेखाओं के L1 और L2। ये कह रहा है कि कोई हल नहीं, अनंत हल और अद्वितीय हल, ये तीन कंडीशन इसके अंदर हमेशा बनती है। तो कोई हल नहीं ये कब होगा, जब रेखाएं दोनों समांतर हो। ठीक है। अनंत हल जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर संपत्ति हो, और अद्वितीय हल जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटे तो ये एक बिंदु पर मिल रही, इसलिए इसका केवल अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होगा। अब इसके अंदर कंडीशन क्या, कोई हल नहीं, मतलब ये हुआ कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इसके अंदर ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं होगा, मतलब ये मान अलग अलग होंगे, तब ये रेखाएं आपके समांतर हो जाएगी। मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। और अनंत हल कब होंगे, जब ये आपके a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर होंगे। और अद्वितीय हल के लिए यानी एक तरह से ये एक दूसरे पर संपाती होगी, है ना, रेखाएं संपाती होगी, कोइंसाइड। ठीक है। फिर अद्वितीय हल में आपके a1/a2 ये कभी बराबर नहीं होगा, ये भले हो सकते हैं और नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अद्वितीय हल के लिए ये आपका फिगर होता है। ये इसके अंदर तीन कंडीशन बनती हैं। तो अब इसके अंदर इसने पूछा था कि 3x + 4y = 7 और kx + 12y = 3 का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। कोई हल नहीं है मतलब ये पहली कंडीशन आपके a1/a2 = b1/b2 आप लगा दें इसके अंदर। तो आपके पहली जो लाइन सवाल में दे रखी है 3x + 4y = 7 और kx + 12y = 13, तो आप ये कंडीशन लगा दें a1/a2 मतलब 3/k = 4/12, ये इस तरीके से। तो ये आपके इससे k = 9 आ रहा है, जिस 9 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये इसके अंदर 74 वाला क्वेश्चन 9 इसके अंदर आंसर आ रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ इसने पूछा है 71 वाले क्वेश्चन में कि संख्या 1.33 बार का p/q क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास चारों। तो 1.33 का p/q समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 0.3 बार लिखा है तो जिस संख्या के ऊपर बार है डायरेक्ट आप उसको 3 लिख के बटा 9 कर लें, तो ये 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है एक तरह से इसको आप कुछ मान लें और ऐसा लिखें 3 3 3 3 चलता रहेगा। फिर इसको क्या है कि यहाँ जो है इधर सरकाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको 10 से गुणा कर लें, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 13.3333, ये चलता रहेगा। फिर इसको आप घटा लें 10x - x, तो यहाँ 12 रह जाएगा, इधर 9x = 12, तो x = 12/9, तो ये x = 4/3 इसका p/q आ जाएगा। और ये आपके इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है, ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखें आप क्वेश्चन दे रखा है मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 118वां क्वेश्चन है। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब ये अनिवार्य पास होने के लिए, और उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब लाने थे और जो लाया उसका अंतर कितना है 9, तो पेपर का पूर्णांक ज्ञात करना है। मनोज को ओपन मान लेते हैं, इसका पूर्णांक बराबर 100। अब उसको लाने कितने थे 36%, मतलब 36, और लाया कितने वह 24%, मतलब 24। तो इन दोनों का लाने और लाया इसमें अंतर कितना है 12 का। ठीक है। और वास्तविक अंतर कितना था उसका, वो 9, ये आपके गिवन है।
तो आप यहाँ पर क्या करें, पूर्णांक और अंतर, हमेशा जो चीज़ दे रखी है सवाल की ओरिजिनल उसको आप उसमें यूज़ कर लें। तो जब पूर्णांक 100 था, ठीक है, तब उनका अंतर कितना था, लाना था जो और लाया उसमें 12 का, और वास्तविक अंतर कितना था 9, और पूर्णांक कितना। तो मैं आपको ये चीज़ कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी जगह लाभ हानि प्रतिशत सब में काम आती है। क्रॉस गुणा तो 12 बटे में चले जाएंगे इसके अंदर, तो आपके क्या हो जाएगा 100 × 9 बटा 12, 3 तारी और चौके 25, यानी कि 75 इसका पूर्णांक हो जाएगा। तो ये इसके अंदर दूसरा इसका आंसर आ रहा है। हमेशा ध्यान रखें ऐसे सवालों में कि जो चीज़ सवाल में दे रखी, ये तो परसेंटेज में थी, ये ओरिजिनल अंतर दे रखा था, तो जो ज्ञात करना था पूर्णांक और जो ओरिजिनल अंतर है उनका मैंने कॉलम बना लिया। ऐसे 2 कॉलम बना करके आप, जिसमें एक चीज़ खाली रह जाएगी, अब अनुपात समानुपात के हिसाब से आप सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 119वां कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 176,400, ठीक है, 176,400, और 5% की प्रतिवर्ष ग्रोथ, ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने। 2 वर्ष पूर्व, यानी टाइम n बराबर 2 वर्ष खास बार से, ये ध्यान रखने की पूर्व की आपको जनसंख्या पता करनी है। तो एक फॉर्मूला अक्सर मैं बताया करता हूँ ऐसे सवालों में, P = P0 1 + R/100⁴ n। ये सवाल मैंने लगभग ऐसा सवाल मैंने हर उसमें ले रखा है, आप उसमें देखना, 1-2 सवाल इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्रतिशतता वाले जो वाला एक वीडियो मैंने पूरा लेक्चर डाल रखा है, आप उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल करा रखे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। अब यहाँ मैंने इसको P लिखा है और P0, ठीक है, P0 पहले होना चाहिए। तो ये P वास्तव में P0 है या P, ये पता कैसे चलेगा, 2 वर्ष पूर्व की निकालनी है। तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि अभी की नहीं पूछी है, तो ये इसके अंदर 2 वर्ष पूर्व का मतलब, जिससे मान लो अभी 2022, तो 2 वर्ष पूर्व हो जाएगा 2019। तो यानी कि आपको ये P0 होगा पहले वाला और ये बाद वाला P होगा। तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि आपको P0 फाइंड करना है और अभी का दे रखा है। तो ये 176,400 P0 × 1 + इसको आप डायरेक्ट लिखें वैसे तो 5/100⁴ तो ये आपके क्या बन जाएगा, 1,76,400 है इसके अंदर। तो ये हो जाएगी आपके P0, बस सोल्व कर लो इसको आप, कोई विशेष बात नहीं है। ये आपके 105/100 × 105/100। अब एक ख़ास बात, इनको तो आप काट दें 20, 21, 20, 21। अब अगर मैंने आपको कहा था कि जो शुरुआती जो घन और घनमूल है उसमें अगर आपको पता हो तो 42 × 42 होता है 1764। तो देखो ये कितना इजी काम हो जाता है आपके। इसको 1764 को लिख दो आप, 42 × 42 1764, और ये 100 अलग कर लो, इधर P0, और ये जो है आपके इधर 21 जो है कहाँ जाएंगे, दोनों 21 21 नीचे आ जाएंगे, और ये आपके इधर 1/, ये बचेगा, इधर जगह नहीं थी इधर लिख दे, बाकी ये ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ 21 दूनी 42 दूनी 42, तो ये आपके P0 कितना आया 16, और ये 40, यानी 1,60,000 इसकी जनसंख्या आ जाएगी 2 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान की। तो ये आपके इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है, दूसरा वाला करेक्ट है। आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को ₹1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो लाभ हानि के, क्लियर दे रखा है, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और एक और बना लें आप, क्रय मूल्य जब 2 बार दे रखा होता ना, 10% हानि और 15% लाभ, तो 2 बार बना लें आप। तो यहाँ जब 10% हानि थी
तो आपको 100 ही मानना है, हमेशा क्रय मूल्य 100 ही मानते हैं। और ये आपके हानि तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये पहले वाले सौदे में 1440 रुपये में बेच रहा है, तो ये 1440, तो ये आपके ज्ञात करना क्रय मूल्य। तो CP इक्वल टू आपके 90 बटे में आ जाएगा 100 इंटू ये आ जाएगा, और इससे ये संख्या आराम से कट रही है आपके 0 और 16 9 144, तो ये 1600 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब इसी सौदे की बात करा इसके अंदर वह चेंज करने की, कि अगर उसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो CP आपने जब 100 ही मान रखा है तो 15% लाभ के लिए इसको अपने को 115 करना पड़ेगा। और उस केस में इसी के अंदर आपके जो CP दे रखा वो कितना 1600 दे रखा, ये ज्ञात करना। तो 100 इसके बटे में चले जाएंगे, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगा 100, और ये आपके 115 इंटू 1600 ये कैंसिल, तो ये आपके इसके अंदर गुणा करोगे आप, तो ये आप आंसर आ रहा है 1840 रुपये, जो इसमें पहला वाला ऑप्शन दे रखा है। आप आराम से कर सकते हो। और लाभ हानि प्रतिशत का सवाल आपके गलत होना ही नहीं चाहिए। मैंने हर कॉन्सेप्ट के अंदर इस टॉपिक को लिया ही और आपको कराया है, तो आपके बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करें आप। क्वेश्चन नंबर 111 है। ये कह रहा है कि आपके पास में 2 + √3 दे रखा है, और ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है √x अपॉन 1 अपॉन √x की वैल्यू निकालनी है, यूँ कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप उसको कुछ नाम दे दें, ठीक है ना। मान लो ये नाम दे दिया इसको आपने कुछ z, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, z² बराबर पूरा स्क्वायर करें तो ये x + 1 अपॉन x + 2 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो टर्म्स आई है इसके अंदर, अब आपके पास x ये दे रखा है, तो 1 अपॉन x आप कैसे निकालेंगे इसको, परिमेयकरण से, है ना। 2 - √3, तो 1 अपॉन x आ जाएगा आपके पास 2 - √3। अब आपके पास x और 1 अपॉन x दोनों ही आ गए, तो आप यहाँ पुट कर दें, तो x की जगह तो हो जाएगा आपके 2 + √3, और 1 अपॉन x की जगह हो जाएगा 2 - √3 और +2। तो ये आपके क्या हुआ, √3 से √3 कैंसल 6। अब ध्यान रखना आप, ये आपके z² की वैल्यू थी, तो z बराबर आएगा √6। इसमें गलती होने में बिल्कुल देरी लगेगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप ये स्क्वायर भूल जाओ, इधर खाली 6 आंसर लिख दो जो इसके अंदर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपके ये √6 हुआ। तो ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 105 दे रखा है। यदि 3 संख्याएं 5, 7 और 9 के अनुपात में है, यानी संख्याएं जो है 5, 7 और 9 के अनुपात में है, और इनका जो LCM दे रखा है वो दे रखा है 1260, तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो कभी भी ध्यान रखें जब अनुपात में हो तो आप उनको x ले लें, मतलब 5x, 7x और 9x कर लें। फिर इसने कहा कि LCM ऑफ 5x, 7x, 9x इक्वल टू दे रखा है 1260, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एलसीएम में अपन क्या करते हैं, अपन जोड़े बना लेते हैं, तो जो समान टर्म होती है उसको तो अपन बाहर ले ही लेते हैं। फिर इसके अलावा जो पद जो बच रहे हैं लास्ट में, जिसके बज गुण करने के बाद सब बच रहे हैं, तो यहाँ 5 अलग बचेगा, 7 अलग बचेगा, 9 अलग बचेगा। इनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं है। अगर इन 5, 7, 9 की कॉमन होता तो अपन बाहर लेते हैं। कॉमन खाली x ही था तो बाहर ले लिया, और ये 5, 7, 9 ऐसे लिख दिए, और ये 1260। अब आप आराम से इससे काट सकते हो। तो ये 14 × 126, और ये 7 से कट रहा 2 बार, और ये 5 से कट रहा 4 बार। तो आपके x कितना आ गया, 4। इसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या वो होगी 9x, तो 9 × 4 बराबर 36 आंसर होगा इसके अंदर। तो ये इस तरीके से आप इसे सवाल आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आज अलग अलग टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लिए और उनको सोल्व करवाया।
पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे बिल्कुल, और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अब आराम से अगर इनको ठीक से अगर देख लेंगे, कर लेंगे, तो आप आराम से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, और इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, देख लें, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर तो अपन फिर से मिलते हैं। थैंक्स।